सूरज बहुत जल्दी ढल गया था और सोनपुर गांव के कच्चे घरों पर घना कोहरा छा गया था। ये शाम आम दिनों जैसी नहीं थी। आज ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी, खासकर केशव के लिए जिसकी उम्र अभी 40 भी नहीं थी, लेकिन गरीबी ने उसे बूढ़ा सा बना दिया था। उसके फटे पुराने कपड़ों से ठंडी हवा सीधे बदन को चीर रही थी। वो जंगल के रास्ते से नंगे पैर ठिठुरता हुआ घर लौट रहा था। उसके पैर सुन्न हो चुके थे, हाथ बिल्कुल खाली थे, न कोई लकड़ी न कोई सामान, बस मुंह से निकलती ठंडी भाप। घर के अंदर उसकी पत्नी राधा ठंडे पड़े चूल्हे के पास सिकुड़ कर बैठी थी। घर में जलाने के लिए एक टहनी तक नहीं बची थी। पास ही उनका 10 साल का बेटा गोलू फटी गुदड़ी में लिपटा लेटा था। जैसे ही केशव आंगन में आया, बर्फीली हवा का झोंका भी अंदर घुस आया। राधा की नजर उसके खाली कांपते हाथों पर टिक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि दांतों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। राधा ने धीमी आवाज में कहा, आ गए, बड़ी देर कर दी आज। बाहर इतना कोहरा है, मैं कब से दरवाजे की तरफ देख रही थी। गोलू 2 बार उठकर पानी पी चुका है, पर ठंडा पानी उसे और सता रहा है। कह रहा था बाबूजी आएंगे तो गर्मा गरम खाना मिलेगा। हाँ, आ गया। देर तो होनी ही थी राधा। कोहरे में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा गांव छान मारा। साहूकार के खेत गया, वहां से जंगल वाले सूरज रास्ते से बहुत लकड़हारे जल्दी के ढल पास गया गया। और सोनपुर गांव के सोचा कच्चे कहीं घरों पर लकड़ी घना काटने या कोहरा कोई छा बोझा उठाने का काम मिल जाए, पर आज तो जैसे किस्मत ही बर्फ की तरह जम गई थी। तो आज भी कुछ नहीं मिला? कल भी तुम खाली हाथ आए थे। परसों जो थोड़े से चावल बचे थे वो कल रात खत्म हो गए। आज घर में नमक की एक डली तक नहीं है। केशव, मैं इस बच्चे को क्या जवाब दूं? तुम मर्द हो, बाहर निकल जाते हो। मेरा सोचो, मैं इस ठंडे घर की 4 दीवारों में उसकी धंसी हुई आंखें और कांपता शरीर कैसे देखूं? मैं क्या करूं राधा? सुबह से पूरे गांव में काम ढूंढता फिर रहा हूं। ठंड इतनी है कि कोई मजदूरी ही नहीं दे रहा। मुखिया जी के यहाँ गया, वहां भी मना हो गया। सूरज लखन की बहुत दुकान पर जल्दी भी ढल हाथ गया था जोड़कर खड़ा और रहा, सोनपुर गांव लेकिन के उसने कच्चे भी घरों कह पर दिया, घना आज कोहरा कुछ छा नहीं गया। है। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, पर जब कहीं काम ही नहीं मिलता तो खाली हाथ लौटने के अलावा मेरे पास और रास्ता क्या है? जरा धीरे बोलो, गोलू अभी सोया है। अगर उसकी आंख खुल गई और उसे पता चल गया कि घर में कुछ भी नहीं है, तो वह फिर रोने लगेगा। कल बड़ी मुश्किल से उसे बहलाकर सुलाया था। आज उसके सवालों का मैं क्या जवाब दूं? मुझे माफ कर दो राधा। दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया है। पेट की जलन और बाहर की कड़ाके की ठंड सोचने की ताकत भी छीन लेती है। रास्ते भर यही सोचता रहा कि घर आकर सूरज तुम्हारी बहुत आंखों जल्दी में ढल कैसे गया था देखूंगा। और सोनपुर गांव के मेरे कच्चे कंधों घरों पर में घना ताकत है, कोहरा छा दिन गया। भर मेहनत कर सकता हूँ, दूर दूर तक चल सकता हूँ, पर हर बार खाली हाथ लौटना यही सबसे भारी लगता है। तुम्हारे कंधे मजबूत हैं, पर हमारी किस्मत ही साथ नहीं दे रही। पड़ोस की चाची बता रही थी कि जंगल के उस पार जो नया ठेकेदार कालिया सेठ आया है, वह लोगों को काम पर रख रहा है। तुम वहां जाकर कोशिश क्यों नहीं करते? वहां का काम ठीक नहीं है राधा। लोग कहते हैं वह घने कोहरे और अंधेरे में जंगल के उन हिस्सों से लकड़ी कटवाता है जहां जाना मना है। वह सीधी सादी मेहनत नहीं, कुछ गड़बड़ सूरज सा लगता बहुत है। जल्दी ढल गया था और शरीफ सोनपुर लोग उस गांव के तरफ कच्चे जाने से घरों पर कतराते घना हैं। कोहरा। शराफत से पेट भर रहा है क्या हमारा, या ठंड कम हो रही है? देखो केशव, मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बच्चा कल सुबह तक इस ठंड में भूखा नहीं रह सकता। अगर इज्जत और रोटी में से एक चुनना हो तो अभी मुझे रोटी चाहिए। बातों के बीच ही कोने में लेटा गोलू हल्का सा करवट लेता है। उसकी नींद वैसे भी उथली थी, भूख और सर्द हवाओं से गहरी नींद में जाने नहीं देती थी। माँ की आवाज़ सुनते ही वो धीरे से उठ बैठा। उसकी आंखें धसी हुई लग रही थी और ठंड के कारण उसका चेहरा पीला सा पड़ गया था। बाबूजी, आप आ गए। आपने कहा था आज काम मिलेगा। आप कुछ लाए हो ना? माँ ने चूल्हा नहीं जलाया अभी तक। बहुत ठंड लग रही है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है बाबूजी। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बेटा, बाबूजी आ गए हैं। आज दुकान खुली नहीं थी। कोहरा बहुत था। साहूकार ने कहा कल आना। कल जरूर कुछ लेकर आऊंगा। आज
आज बस थोड़ा पानी पी ले और रजाई ओढ़कर सो जा। नहीं बाबूजी, कल भी आपने यही कहा था। अब ठंडा पानी पीने से पेट तो भर जाता है, पर भूख नहीं मिटती। पड़ोस में काकी के घर से गरम रोटी की खुशबू आ रही थी। मेरा मन बहुत ललचा रहा था। थोड़ा सा ही सही, कुछ तो होगा। आप अपनी जेब देख लीजिए ना। केशव ने अपनी फटी जेब दिखाई। देख बेटा, कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक हारा हुआ बाप हूं। बस आज की रात रुक जा। मैं नहीं सोऊंगा। मुझे भूख लगी है, ठंड लग रही है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। बाबूजी थके हुए हैं। देख, मैं तुझे लोरी सुनाती हूँ। हम एक दूसरे से चिपक कर सोएंगे तो ठंड नहीं लगेगी। कल सुबह हम कुछ ना कुछ करेंगे। सो जा मेरे लाल। गोलू रोते रोते फिर सो गया, लेकिन केशव की नींद उड़ चुकी थी। रात गहराने लगी थी और कोहरा खिड़कियों से भीतर झांक रहा था। गांव के कुत्तों के रोने की आवाजें कोहरे को चीर कर आ रही थी। अगली सुबह केशव उठा और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। केशव अंधेरे और धुंध भरे रास्तों पर चलते हुए गांव के आखिरी छोर पर पहुंचा, जहां एक पुरानी हवेली के पीछे अलाव के पास कुछ लोग जमा थे। वहां गांव का चालाक आदमी, जिसे सब कालिया सेठ कहते थे, वो अलाव के पास खड़ा था। अरे आओ केशव भाई, इतनी कड़क ठंड में इस वक्त बाहर कैसे? नींद उचट गई क्या, या पेट की जलन ने घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया? सेठ जी, मुझे तुरंत काम चाहिए, अभी इसी घड़ी। मुझे पता है आप रात के घने कोहरे का सहारा लेकर जंगल के उस पार लकड़ी और कीमती पत्थर भेजवाते हैं। वह काम मुझे सौंप दीजिए, मैं कर लूंगा। अरे, तुम तो खुद को बड़ा ईमानदार बताते थे, खते थे। केशव सिर्फ मेहनत की कमाई खाता है, गलत रास्ते की नहीं। आज क्या बदल गया? क्या ठंड ने तुम्हारे उसूल भी जमा दिए? धर्म और ईमान की बात तब तक ही अच्छी लगती है सेठ जी, जब पेट भरा हो। मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है और ठंड में कांप रहा है। आप जो कहेंगे मैं वही ढो दूंगा, वही करूंगा। बस अभी कुछ पैसे दे दीजिए, ताकि घर के लिए थोड़ा राशन और जलाने को 2 लकड़ियां ले जा सकूं। सुनो भाई, काम बिल्कुल आसान नहीं है। रास्ता जंगल से होकर जाता है और कोहरा इतना घना होगा कि कुछ साफ दिखेगा नहीं। तुम्हें पीठ पर करीब 50 किलो का बोरा उठाना पड़ेगा। उसमें क्या है, यह पूछना नहीं होगा। अगर रास्ते में पुलिस या वन विभाग वाले मिल जाए तो तुरंत निकल जाना पड़ेगा, और अगर पकड़े गए तो मैं तुम्हें नहीं जानता, मंजूर है? मंजूर है सेठ जी, मैं उठा लूंगा। 50 क्या, 100 किलो उठा लूंगा। बस मेरे बच्चे की भूख मिटा दीजिए। ये लो, अभी 200 रख लो, बाकी पैसे काम पूरा होने पर मिलेंगे। अब वह बोरा उठाओ और मेरे आदमी के पीछे पीछे चलो। ध्यान रहे, बीच रास्ते में रुकना नहीं, चाहे ठंड से पैर सुन्न ही क्यों न पड़ जाए। केशव ने वो भारी बोरा पीठ पर लाद लिया। बोरा बहुत भारी था और उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन बोरे के वजन से केशव को पसीना आने लगा, जो ठंडी हवा लगते ही बदन पर जमने लगा। उसने कोहरे से ढके जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसके नंगे पैर बर्फीले पत्थरों से टकरा रहे थे, कांटों पर पड़ रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ गोलू का रोता हुआ चेहरा और राधा की सूजी हुई आंखें थीं। कुछ हफ्ते बीत गए, सर्दियां अपने चरम पर थीं, लेकिन केशव के घर के हालात बदल गए थे। अब शाम को चूल्हा जलता था और घर में अलाव की गर्माहट रहती थी। एक रात बाहर शीतलहर चल रही थी। केशव खाना खाने बैठा। थाली में गरम चावल और दाल थी, जिससे भाप उठ रही थी। उसने पहला निवाला उठाया ही था कि राधा उसके सामने आकर बैठ गई। केशव, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं कि तुम आराम से खाना खा रहे हो? क्या मतलब? खाना बनाया है तो खाऊंगा ही। दिन भर नहीं, रात भर इस जानलेवा ठंड में मेहनत करता हूं। भूख तो लगती ही है। मेहनत, इसे मेहनत कहते हो? रात के अंधेरे और कोहरे में छिपकर चोरों की तरह जंगल में सामान ढोना मेहनत है। मैंने सुना है कल रात पुलिस ने जंगल में छापा मारा था। कोहरे की वजह से गांव का जग्गू भाग नहीं पाया और पकड़ा गया। उसकी माँ रो रो कर पागल हो गई है। केशव, मुझे डर लगता है। जब बेटा भूख और ठंड से रो रहा था, तब डर नहीं लगा। जब साहूकार ने धक्के मारकर घर से निकाला था, तब डर नहीं लगा। आज घर में अनाज है, रजाई है,
तो तुम्हें डर लग रहा है। जग्गू कच्चा खिलाड़ी था। कोहरे में रास्ता भटक गया होगा। मैं जानता हूं, जिस रास्ते से मैं जाता हूं वहां कोई नहीं आता। रास्ता कोई भी हो केशव, अगर मंजिल गलत हो तो ठोकर लगनी ही है। तुम बदल गए हो। पहले जब थककर लौटते थे तो चेहरे पर सुकून होता था, अब आते हो तो आंखों में डर साफ दिखता है। तुम ठीक से सोते भी नहीं। कल रात नींद में बड़बड़ा रहे थे, भागो भागो वो आ गए। यह कैसी जिंदगी है केशव? गरीब की जिंदगी ऐसी ही होती है, राधा। सुकून अमीरों के हिस्से में आता है। अगर मैं यह काम छोड़ दूं, तो फिर वही दिन लौट आएंगे। गोलू ठंड में ठिठुरेगा। क्या तुम चाहती हो कि हम फिर से भीख मांगने पर मजबूर हो जाए? मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगी, लोगों के घर काम कर लूंगी, लेकिन यह खौफ नहीं झेल सकती कि तुम हर रात सही सलामत लौटोगे भी या नहीं। केशव, यह अन्न हमारे गले नहीं उतरता। कल सूरज गोलू बहुत भी जल्दी बीमार ढल पड़ गया गया था और सोनपुर लगता गांव है के कच्चे यह घरों गलत पर रास्ते घना की कमाई कोहरा छा हमें गया था। सजा दे रही है। ये बकवास बंद करो राधा। केशव चिल्लाया और बिना खाना पूरा किए घर से निकल गया। वो जंगल की ओर चल पड़ा। रात का सन्नाटा उसे काट रहा था। वो उसी पगडंडी पर पहुंचा जहां उसे माल उठाना था। वहां उसे एक बुजुर्ग आदमी बाबा दीनू मिले। बाबा ने उसे चेतावनी दी। रघु, मेरा मतलब केशव, आज फिर मौत के मुंह में चला आया। बेटा, पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, इंसान तो सुकून ढूंढता है। यह मेरा टूटा हुआ पैर देख, 10 साल पहले मैं भी तेरी तरह जवान था। कालिया के लिए यही काम करता था। एक रात पुलिस पीछे पड़ गई, मैं भागते भागते पहाड़ी से गिर पड़ा। पैर चूर हो गया और कालिया ने पलटकर भी नहीं देखा। आज भीख मांगकर गुजारा करता हूं। और मेरा बेटा, वह जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। पर बाबा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। रास्ता है केशव। हिम्मत गरीबी झेलने में नहीं, ईमानदारी से सिर उठाकर जीने में होती है। आज रात वापस लौट जा। भूखा सो जाना, मगर चैन की नींद सोना। बाबा की बातें केशव के कानों में हथौड़े की तरह गूंजती रहीं। उसने दूर नजर डाली, जहां कालिया सेठ के आदमी टॉर्च जलाए खड़े थे। एक तरफ आसान पैसा था, दूसरी तरफ अंधेरी खाई। केशव कुछ पल वहीं ठिठका रहा, फिर उसने कंधे सीधे किए। उस रात वो काम पर नहीं गया और खाली हाथ घर लौट आया। अगली सुबह केशव ने मन बना लिया। वो चौराहे पर पहुंचा, जहां रोज मजदूर खड़े होते थे। लोग उसे देखकर हंस पड़े। अरे देखो, ये तो रातों का राजा है। दिन के उजाले में यहाँ क्या करने आया है? हंस लो भाई। रात का अंधेरा और उसकी कमाई मुझे रास नहीं आई। अब दिन के उजाले में ही मेहनत करूंगा, चाहे बदले में आधी रोटी ही क्यों न मिले। उसे काम मिला ईंट भट्टे पर। कच्ची ईंटें ढोकर धूप में सजानी पड़ती थी और फिर पकी ईंटें गिन गिन कर ट्रॉली तक पहुंचानी होती थीं। भट्टे की आग और ठंडी हवा दोनों साथ साथ शरीर झुलसा देती थीं। दोपहर होते होते उसके हाथ पांव जवाब दे जाते, लेकिन वो रुका नहीं। तीसरे दिन घर में राशन फिर कम हो गया। शाम को वो फटे हाथों और जले पैरों को सहलाते हुए चुपचाप बैठ गया। लाओ, जरा सिकाई कर दूं। केशव, 3 दिन से हम चटनी रोटी खा रहे हैं, लेकिन इन 3 दिनों में तुम रात को घबराकर नहीं उठे। कल गोलू कह रहा था, माँ, बाबूजी अब वैसे नहीं लगते, अब वो गलत काम वाले बाबूजी नहीं लगते। मुझे तुम पर गर्व है राधा। हफ्तों बाद केशव की मेहनत और ईमानदारी देखकर ईंट भट्टी के मालिक ने उसे बुलाया। उसने कहा, केशव, मैंने सुना है तूने कालिया का काम छोड़ दिया है। ऐसे भरोसेमंद आदमी कम मिलते हैं। भट्टी का हिसाब किताब और मजदूरों की देखरेख अब तू संभालेगा। आज से तू मेरा मैनेजर है। तूने साबित कर दिया कि तुझ पर भरोसा किया जा सकता है। केशव की आंखों से आंसू छलक पड़े। उस शाम घर में उत्सव सा माहौल था। चूल्हे पर मोटी रोटियां सिक रही थीं। केशव और राधा अलाव के पास बैठे थे। केशव ने धीमी आवाज में कहा, सुना तुमने? आज ये रोटी बहुत मीठी और गर्म लग रही है। इसमें ना तो किसी का डर मिला है और ना ही किसी का श्राप। बाबूजी, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा मजबूत बनूंगा। नहीं बेटा, तू बोझा नहीं उठाएगा, तू पढ़ेगा। मैं बोझा इसलिए उठा रहा हूं ताकि तेरा कंधा कलम उठाने के लायक बने।
तू इस गरीबी के बोझ को अपने ज्ञान से तोड़ेगा। रात गहरी हो गई थी। बाहर कोहरा फिर छाने लगा था, लेकिन अब उस घर में डर नहीं था। केशव ने समझ लिया था कि गलत रास्ते पर दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीरे धीरे चलना।